मुश्किल फैसले कर लिए हैं। मुझे लगा कि आगे लिखा होगा कि अब मजीद बोझ अवाम पर नहीं डालेंगे, लेकिन अगली लाइन पढ़ के मैं सर पकड़ के बैठ गया। लिखा था 2 सिस्टम इमरान खान पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे थे, जिनमें से एक तो इंप्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन दूसरा उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करने दिया गया। बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 जून और दिन है मंगल का। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से सताए तमाम पाकिस्तानियों से इजहार हमदर्दी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है अगर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है तो फिर पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ख़ास तौर पर पसमानदा इलाकों का और जो छोटे देही इलाके हैं। मैं वहाँ से ही बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग किस कदर बढ़ जाती है, इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और ख़ास तौर पर कराची के जो मनाजर आज देखे, जो ख़बरें आज पूरा दिन हेडलाइंस में रहीं और मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, वो मनाजर बड़े अफसोसनाक है। कुछ दिनों पहले तक ये तसल्लियाँ दी गई कि हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में मामलात काबू में आएंगे, बल्कि हुकूमत की तरफ से खुद ना सिर्फ ये ऐलानात किए गए बल्कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से वो प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई उन रिपोर्टर्स को जो पीएम हाउस को कवर करते हैं। मेरे पास भी वो प्रेस रिलीज़ आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म शायद 1 जून से लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, समथिंग लाइक दैट, कि एक वादा किया गया था कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन अब हो रही है। और इसका रीज़न जो बताया गया है और आपको आने वाले दिनों में मज़ीद तैयार रहना होगा वो ये कि या तो आपको बिजली दे दें या फिर मुल्क के डॉलर बचा लें। इन दोनों में से एक ऑप्शन की तरफ जाना है हुकूमत को। और शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दिया, मैं उनकी ये स्टेटमेंट सुन के आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर हम अपने मुल्क का ज़र मुबादला इसी तरफ लगा दें, या तो बिजली बनाएं या फिर आपको लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो उन्होंने तोड़ ये निकाला कि आप लोड शेडिंग बर्दाश्त करें। उन्होंने कह दिया है कि जुलाई में मज़ीद लोड शेडिंग भी होगी। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी बेस पर चुना गया उनको, या जिसकी बातें हो रही थी कि एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 3 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने के अंदर अंदर या 9 हफ्तों के अंदर अंदर इत्तेहादी भी नाराज़ होने लगे, अवाम भी सड़कों पर आ गई, हुकूमत का ख़जाना भी खाली हो गया। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आई? ना अभी कोविड का टाइम है, ना कोई आपको कर्ज़ों की बड़ी अदायगी करनी पड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए और आज आप हेडलाइंस बना रहे हैं, अपने आप को शाबाशें दे रहे हैं कि देखें जनाब, हमने डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया। आज मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि मुश्किल फैसले कर लिए हैं। मुझे लगा कि आगे लिखा होगा कि अब मजीद बोझ अवाम पर नहीं डालेंगे, लेकिन अगली लाइन पढ़ के मैं सर पकड़ के बैठ गया। लिखा था मजीद भी करने पड़े तो करेंगे। क्या बात है मिफ्ता इस्माइल साहब, ऐसी होती है एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये जमा तफरीक अगर आपने करनी है कि मुश्किल फैसले कर लिए, ज़रूरत पड़ी तो और भी करेंगे, तो ये तो कोई भी कर सकता है। वो तो इकरारुल हसन भी बेचारा ट्वीट करके कह रहा है कि मेरी माफ़ी, मेरी तरफ से तौबा है। वो कह रहा है कि इससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर किसी मैथ के स्टूडेंट को ले आते, वो भी जमा तफरीक करके सारा कुछ बता देता, तो फिर आपको बिठाने की लाने की तो ज़रूरत नहीं थी। तो खैर, अब मुझे ये नहीं पता कि ये इसहाक डार को लाने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब को इतना बदनाम किया जा रहा है या उनके ऊपर सारा नाअहली का बोझ डाला जा रहा है कि इनसे नहीं हो रहा था तो चलो इनकी कुर्बानी दे के इसहाक डार को लाया जाए। मुझे पता नहीं है, लेकिन बातें ऐसी चल रही हैं मार्केट में। खैर, इस पर भी अपडेट करता रहूँगा। लेकिन जमा तफरीक ज़रब तकसीम अगर करनी है तो ये बहुत आसानी से सभी कर सकते हैं मेरे अलावा, क्योंकि मैंने एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि कल के व्लॉग में जब हमज़ा शहबाज और PTI के नंबर्स गेम के ऊपर मैंने व्लॉग किया तो उसमें नंबर्स गेम में थोड़े से गलत बता गया, माजरत चाहता हूँ उसके लिए। और जब मैं घर पहुँचा, मैंने सारे कमेंट्स जब पढ़े तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो मेरी मैथ की पोजीशन रही है स्टूडेंट टाइम पे वो अभी तक बरकरार है और मैं उस मैथ फोबिया से अभी तक निकल नहीं सका हूँ। तो खैर, वो मैंने ऑनलाइन उसको फिर स्किप कर दिया था, एडिट कर दिया था उस पार्ट को जिसमें गलती थी। लेकिन बहरहाल वो एक गलत फैक्ट्स एंड फिगर चले गए। 172 का नंबर बनता था हमज़ा शहबाज का, वो मैंने 168 कहीं गलती से बोल दिया था। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में निशानदेही की थी तो उसको मैंने फिर बाद में दुरुस्त कर लिया था। जो लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि मैंने उसे दुरुस्त नहीं किया और वो कल की कैलकुलेशन पर ही हैं तो मैं उनसे माजरत खा हूँ। अभी तक की जो लेटेस्ट पोजीशन है वो ये कि हमज़ा शहबाज साहब के पास 172 नंबर्स हैं और PTI के पास अगर उन्हें 5 मखसूस नशिस्तों के वोट मिल गए, जो कि अब मुश्किल लग रहा है आज की हेयरिंग के बाद, अगर मिल गए तो 173, अगर ना मिले तो उनके 168 होंगे। और इस तरह अगर कल फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाता है
और 5 मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो पंजाब में हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रह सकते हैं। लेकिन आज की जितनी भी समाअत हुई है उसमें ये बात तय हो चुकी कि जो इस वक्त वो वज़ारत आला पर विराजमान है या वज़ारत आला के ओहदे पर है वो गैर आईनी है। इसको तो कम से कम तस्लीम किया गया कि ये नहीं होना चाहिए था। 16 अप्रैल से वापस नए सिरे से वोटिंग होगी, उस बारे में एंड पे थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है वो ये कि इमरान खान का सिस्टम काम कर गया है और शहबाज शरीफ साहब माफ़ियाँ तलाफियाँ कर रहे हैं इस वक्त, और ये फैक्चुअल बेस में आपको बात बता रहा हूँ। और ऐसा इमरान खान का सिस्टम काम किया जिसका बराह रास्त आज फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है। किस तरह से? पाकिस्तान अपनी ही तारीख का दूसरा हाईएस्ट रिकॉर्ड आज अचीव कर चुका है। इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त 6000 अरब रुपए का टैक्स हम इकट्ठा करने में कामयाब हुए। मैं पहले भी किसी व्लॉग में इसकी डिटेल बता चुका हूं और आज एक बार फिर पाकिस्तान ने यह रिकॉर्ड अचीव किया है हाईएस्ट टैक्स का, यानी 6000 अरब रुपए का टैक्स आज की तारीख में हम इकट्ठा कर चुके हैं। पिछले साल जून से लेके इस साल के जून तक, अभी जून ख़त्म होने में भी कुछ दिन बाकी हैं और एफबीआर को उम्मीद है कि हम उन 3 दिनों में भी 100 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, यानी 6100 अरब के टैक्स फिगर तक हम पहुंच जाएंगे। ये उस वक्त पॉसिबल हुआ जब इमरान खान ने अपना सिस्टम इन प्लेस किया। 2 तरह के सिस्टम्स के ऊपर वो काम कर रहे थे। 2 दिनों पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया और मैं चूँकि बीट रिपोर्टर के तौर पर इन चीज़ों को बराह रास्त रिपोर्ट कर चुका हूँ, इन मीटिंग्स को देख चुका हूँ, इन मीटिंग्स में क्या तय हुआ उनको ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में रिपोर्ट कर चुका हूँ। इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि 2 सिस्टम इमरान खान पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे थे, जिनमें से एक तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया लेकिन दूसरा उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया, बल्कि उसके ऊपर जितना काम हुआ था वो सारा भी रिवर्स कर दिया गया, ज़ीरो के ऊपर आ गया। और शब्बर जैदी जो कभी इमरान खान के नाकिद भी हुआ करते थे अपना ओहदा छोड़ने के बाद, उन्होंने बड़ी तनकीद की इमरान खान पे, वो आज चीख चीख के कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने वो सारा सिस्टम जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था उसको तबाह कर दिया और इसको रिकवर करने में फिर कई साल लग जाएंगे उस नतीजे पर पहुँचने पर। 2 सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। पहला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी इस मुल्क में बसने वाले कम से कम 4 लाख ऐसे पाकिस्तानी जो पैसा तो बहुत बना रहे हैं, कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन टैक्स ज़ीरो दे रहे हैं। उनके नाम पर गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, उनके फॉरेन टूर्स भी हो रहे हैं, उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी तगड़ी हो रही हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो टैक्स नेट से बचे हुए हैं, टैक्स नहीं दे रहे। तो ऐसे 4.5 लाख पाकिस्तानियों का टैक्स डाटा इकट्ठा किया गया, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से, उनकी खरीदो फरोख्त से, उनके नाम पर जो रजिस्टर्ड होने वाली महंगी गाड़ियाँ थी उनकी वजह से। तो उस वजह से पाकिस्तान को बड़ा रेवेन्यू मिलने वाला था, बड़ा टैक्स बढ़ने वाला था, लेकिन वो 4.5 लाख पाकिस्तानियों का वो सारा डाटा मौजूदा हुकूमत में ज़ाया कर दिया गया और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया गया। ये बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने एक और सिस्टम इन प्लेस किया था जिसे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कहते हैं। उस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत इस मुल्क की 20 बड़ी इंडस्ट्रीज़ की सारी मुकम्मल मॉनिटरिंग होनी थी। उनमें बनने वाला जितना भी प्रोडक्ट था, कोई सुई बनाता है, कोई सीमेंट बनाता है, कोई चीनी का बैग बना रहा है, कोई कुछ भी चीज़ बना रहा है, फैक्ट्री से निकलने से लेके बेचे जाने तक एक एक चीज़ का मुकम्मल रिकॉर्ड हुकूमत के पास होना था और ये 20 इंडस्ट्रीज़ पे लगाया जाना था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। लेकिन वो सिस्टम इब्तदाई तौर पर जब तक इमरान खान थे तो 3 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगाया गया, जिनमें शुगर इंडस्ट्री भी शामिल है और उसकी वजह से पाकिस्तान को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलना शुरू हो गया था, इजाफी टैक्स मिलना शुरू हो गया था। लेकिन अब वो सिस्टम भी वहीं पर रोक दिया गया और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाना चाहिए था उसकी बजाय क्या किया कि सुपर टैक्स लगा दिया गया। तो जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनकी टैक्स चोरी को रोकें, आपने उनके ऊपर टैक्स का ऐसा बोझ डाल दिया जो अल्टीमेटली निकलना कहाँ से है, आपकी, मेरी और आम आवाम की जेबों से। तो ये बड़ी एक गलत स्ट्रैटेजी थी जिसके ऊपर बड़ा शोर शराबा किया जा रहा है जितने भी टैक्स से मुतल्लिका लोग हैं या जो मुआशी मामलात को समझने वाले लोग हैं। खैर, अच्छी खबर जो इमरान खान के इकदाम थे उनकी वजह से यह है कि हदफ हमने ये रखा था कि अगर हम बहुत अच्छा काम चला पाए तो हम 5829 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन ये हदफ हमने कुछ दिनों पहले ही क्रॉस कर लिया और 5829 अरब की बजाय हम 6100 अरब रुपए की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। शहबाज शरीफ की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं? बड़ी सिंपल सी रीज़न है। कल से 2 इत्तेहादियों ने जैसी
तकारीर की ऐवान में। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भी वो बड़ी डिस्कस हुई कि ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने के अंदर अंदर या 9 हफ्तों के अंदर अंदर इत्तेहादी सख्त नाराज़ हो गए। इन 2-3 हफ्तों में इन्होंने कोई अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। MKM के साथ जो पीपल्स पार्टी का मुआहदा था उस पर वो नहीं पूरा उतर रहे। मरकज़ में जो इत्तेहादी थे एक एक करके लाए गए थे, वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट जो फाइनल किया गया था वो नहीं हो रहा, तो वो बड़े सख्त नाराज़ हैं। तो जब से कल मीडिया में हेडलाइंस के साथ ये खबरें गर्दिश करने लगी तो अब शहबाज शरीफ साहब माफ़ियों तलाफ़ियों पे उतरे हुए हैं। उनको बुलाया गया वज़ीर आज़म हाउस, उनसे अलग मुलाकातें की गई, पहले पार्लियामेंट के चैम्बर में बुलाया, वहाँ पर मामला सॉर्ट आउट नहीं हुए, फिर वज़ीर आज़म हाउस बुलाया, वहाँ पर बिठा के उनसे बातचीत की, उनके गिले शिकवे सुनते रहे। और ख़बरों में आज मैं देख रहा था, चल रहा था कि उनकी किसी बात से इत्तेहादियों को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप जो फ़ैसले कर रहे हैं उन पर हमें एतमाद में नहीं ले रहे, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनसे माफ़ी मांगी है और कहा है कि आपका शिकवा जायज़ है, गिला जायज़ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि वक्त पर आपकी ये सारी बातें नहीं सुन सका, अब मौका दे दें, आइंदा शिकायत नहीं होगी। तो इत्तेहादियों ने मौका दिया तो है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, हर तरफ से लान तान हो रही है, आगे इलेक्शन आने वाला है, किस तरह जाएंगे इलेक्शन में। तो एक वो बैच भी लग गया कि ये लोटे हैं, ऊपर से अगर तरक्याती काम भी ना हुए तो फिर क्या करेंगे। तो ये सारा मामला है जो इस वक्त चल रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, टाइम अभी कम है वरना मैं आपको उसके बारे में भी बताता कि किस तरह रंगे हाथों एक बहुत बड़ी धांधली की कोशिश पकड़ी गई है। सियालकोट में ये कोशिश हो रही थी और उन लोगों के नाम जो PTI को वोट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके नाम हलकों से निकालकर किसी और जगह पर मुंतकिल किए जा रहे हैं या फिर उन्हें मुर्दा करार दिया जा रहा है। आज वहाँ पर जो मुर्दा करार दिए गए लोग हैं वो खुद पहुँच गए इलेक्शन कमीशन के अमले के पास कि हम तो जिंदा सलामत है, आप हमें क्यों मुर्दा करार दे रहे हैं। तो इस बारे में मैं कल आपको अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।